नमस्कार दोस्तों, हम लोग पर्यावरण में जैव विविधता चैप्टर पढ़ रहे हैं। और जैव विविधता चैप्टर में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। आज जैव विविधता के तप्त स्थल हॉट स्पॉट के बारे में पढ़ते हैं। जैव विविधता के तप्त स्थल की संकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम नॉर्मन मायर के द्वारा 1988 में किया गया था। ये जैव विविधता के तप्त स्थल की संकल्पना इन्होंने की थी नॉर्मन मायर ने। जबकि अगर जैव विविधता की बात की जाए तो मैंने बताया था आपको कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग W.G. रोजन ने किया था। तो ये याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। वो जैव विविधता शब्द का प्रयोग था W.G. रोजन द्वारा। और यहाँ पर जैव विविधता के तप्त स्थल की संकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम नॉर्मन मायर के द्वारा 1988 में किया गया था। इसके मापदंड क्या होते हैं? किसी भी हॉट स्पॉट या तप्त स्थल की उच्च स्तर की जैव विविधता या प्रजातियों की दृष्टि से धनी हो, यानी हाई लेवल बायोडाइवर्सिटी हो, बहुत अति उच्च स्तर की जैव विविधता और प्रजातियों की दृष्टि से धनी, बहुत सारी प्रजातियां भी उसमें पाई जाती हूँ तरह तरह की। दूसरा, स्थानीय प्रजाति के जीव जंतुओं की अधिकता। ये सबसे महत्वपूर्ण इसमें कंडीशन है कि वहां पे स्थानीय जो प्रजाति के जीव हैं उनकी अधिकता होनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन है जैव विविधता पर संकट भी बना हो, यानी पूरी जैव विविधता पर संकट भी बना होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है किसी न किसी कारण से, मान लीजिए कभी मानव हस्तक्षेप या शिकार इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, तो उस पर अगर संकट बना हो। ये तीन कंडीशंस हैं हॉट स्पॉट होने की। पहली, उच्च स्तर की जैव विविधता हो, प्रजातियों की दृष्टि से धनी हो। दूसरी है स्थानीय प्रजाति के जीव जंतुओं की अधिकता हो। और तीसरा है जैव विविधता पर संकट बना हो। तो वैसे क्षेत्रों को हॉट स्पॉट या तप्त स्थल कहा जाता है। भारत में ये चार हैं, जिनमें से ये दो हमेशा आपको परीक्षा में मिल ही जाएंगे, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय हमेशा परीक्षा में मिलते हैं और ये महत्वपूर्ण है दो। ये कभी कभी पूछा जाता है भारत बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड, तो इसी को भारत म्यांमार क्षेत्र भी कहा जाता है। लेकिन ये आप एकदम रट लेना, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय ये भारत के हॉट स्पॉट हैं। कुल चार हैं भारत में। अब देखते हैं होप स्पॉट किसे कहते हैं। ये हॉट स्पॉट है, ये होप स्पॉट है। यह समुद्र का वह क्षेत्र है जिसे विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं तथा यह जल के अंदर एक प्रमुख निवास क्षेत्र है। तो ये समुद्र का वह क्षेत्र होता है जिसे विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है, या क्योंकि यहाँ पे अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और यह जल के अंदर एक प्रमुख निवास क्षेत्र होता है। तो IUCN और ब्लू मिशन ये संस्थाएं हैं जो पर्यावरण के लिए काम करती हैं। 50 होप स्पॉट की पहचान की गई है इनके द्वारा। इसके अंतर्गत भारत के लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को रखा गया है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को आप लोगों को पता ही होगा कि ये दोनों द्वीप समूह है जो समुद्र में स्थित हैं। तो इसके लिए होप स्पॉट के लिए सारी कंडीशंस इसमें होनी भी चाहिए थी। तो भारत में 2 होप स्पॉट हैं और 4 हॉट स्पॉट हैं। तो हॉट स्पॉट में पश्चिमी घाट पूर्वी हिमालय आपको याद ही रखना है, और होप स्पॉट में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को याद रखना है। प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ, ये IUCN का शॉर्ट फुल फॉर्म है, द्वारा प्रकाशित रेड डेटा बुक में विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूचियां सम्मिलित की जाती हैं। तो IUCN इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है जितना रेड डेटा बुक है। रेड डेटा बुक में पूछा जाता है अक्सर कि ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची इसमें रखी जाती है। संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची। संकटग्रस्त का मतलब जो किसी न किसी वजह से संकट में हो, या उनका बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा हो, या बहुत ज़्यादा उनका शिकार किया जा रहा हो ऐसे, या और किसी वजह से वो विलुप्ति की कगार पे हों, तो उनको रेड डेटा बुक में रखा जाता है। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है रेड डेटा बुक में, जिसको आप एकदम याद कर लीजिएगा ये वाला फैक्ट।
विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता रेड डेटा बुक में होती है। किसी प्रजाति को विलुप्त तब माना जाएगा जब वह अपने प्राकृतिकवास में 50 वर्ष से न देखी गई हो। ये मेन शर्त है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक जंगल के आपने सारे शेरों का शिकार कर लिया तो उसको दूसरे ही साल विलुप्त घोषित कर दिया जाए। इसके लिए भी शर्त है कि वो अपने निवास स्थान में 50 वर्ष से ना देखी गई हो, तभी उसको विलुप्त माना जाएगा। 1952 में चीता को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया। 1952 में ही चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया है। दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष सिकोया है। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ऐसे ही याद कर लेना, हो सकता है कभी पूछ लिया जाए। सिक्किम राज्य को वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग कहा जाता है। वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग, क्योंकि आपको पता होगा सिक्किम में बहुत तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं और बहुत से चीज़ों पे वहाँ पे शोध भी चलता रहता है। तो वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग इसीलिए सिक्किम को कहा जाता है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया 11 दिसंबर 2002 को, तो इसको आपको रट ही लेना है। दोस्तों ये रहा 5वां भाग, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि पहले वाले वीडियोस जितना लोगों ने देखे हैं उतना शायद बाद वाले लोग नहीं देख पा रहे हैं। अब उसका कारण कुछ भी हो सकता है, या तो उनको सब्सक्राइब करना नहीं पता होगा या फिर उन तक शेयर नहीं हो पा रहा है। तो अब ये सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप फायदा पहुंचाइए, क्योंकि निःशुल्क है बिल्कुल, और इसमें आप लोग इतना पैसा खर्च करते हैं कोचिंग में जाके और यहाँ वहाँ। अगर निःशुल्क मिल रहा है तो खुद भी देखिए, दोस्तों को भी दिखाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके और मेरा ये उद्देश्य सफल बनाने में मेरी मदद करिए। थैंक यू।